एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं हम क्लास 12th हिस्ट्री का हमारा 15 चैप्टर कि किस तरह से हमने संविधान का जो है निर्माण किया था, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस चैप्टर की ये हमारी सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संविधान सभा में जिन लोगों को चुना गया था उनको किसी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा नहीं चुना गया, बल्कि प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे उनमें से ही जो है 300 लोगों ने के से 300 लोगों से हमने जो है एक संविधान सभा का गठन किया था। उनमें से 6 जो हैं वो मेन लोग थे, उनमें से 3 कांग्रेसी थे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आज अपनी वीडियो में हम। संविधान की दृष्टि। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि किस तरह से हम जो है संविधान में अपने किन किन बातों को शामिल करेंगे। यह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और एक फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। देखिए, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो लेके आए थे उसमें क्या था कि इसमें ऐसे मूल आदर्श, ऐसी बातों को शामिल किया गया था। ये एक फ्रेमवर्क कहा गया। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक खाका तैयार करना किसी चीज़ का, कि भाई हम किसी भी कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने इन सभी बातों को रखा कि हम किस तरह से अपना जो है आगे की प्रक्रिया जो है करने वाले हैं, किस तरह से संविधान का जो है निर्माण होगा। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा उसमें क्या था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। देखिए, स्वतंत्र हमारा जो है जो देश है वो 1947 में हुआ, लेकिन उससे पहले जो है प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र होने वाला है। और गणराज्य का मतलब, गणराज्य एक ऐसा लोकतंत्र का एक ऐसा पार्ट है कि भाई जिसमें लोगों की जो है, लोगों को अधिकार हैं, लोगों के कर्तव्य हैं, लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा जो है नेता चुने जाते हैं। तो गणराज्य मतलब लोगों का राज्य, वहाँ पर रहने वाली जो आम जनता है उनका राज्य। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि भाई जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको न्याय मिलेगा, सबको समान समझा जाएगा और सबके लिए स्वतंत्रता का भी आश्वासन दिया गया। यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान दिए जाएंगे। देखिए, जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी जो है संख्या कम होती है समुदाय में, चाहे वो आदिवासी जातियाँ हों या जनजातीय क्षेत्र हों या फिर दलित जो अपने आप को जो है निचली जाति के मानते हैं, या पिछड़े वर्ग जिन्होंने अभी तक जो है समाज के साथ, समाज की धारा में जो है वो आकर नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रावधान दिया गया कि आपके जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी। किसी भी तरह से जो अल्पसंख्यक या पिछड़े लोग हैं उनके अधिकारों का हनन जो है इस संविधान में नहीं होने दिया जाएगा। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया था। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए हैं। देखिए, गांधी जी ने, नेहरू जी ने क्या किया, कहा एक भाषण देते हुए कि भाई उन्होंने जिस तरह से और भी जगह 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 पर हमने देखा है, जो हमारा जो विश्व था, समाज था, उसमें बहुत सारे ऐसे देश थे जो दूसरे क्षेत्रों के, दूसरे देशों के अधीन थे, वो आज़ाद हुए, उन्होंने अपना संविधान बनाया। तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई हमने जो ऐसे जो है बहुत सारे जो है उदाहरण देखे हैं और अपने उन्होंने दस्तावेज तैयार किए, अलग अलग देशों ने अपने संविधान तैयार किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें जो है सीख मिली है। नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है कि नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसमें वो अतीत से जोड़कर किन घटनाओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से
अन्य जो देश हैं वो भी आज़ाद हुए, उन्होंने अपना संविधान बनाया, तो वहाँ पर जो है किन किन बातों का ध्यान रखा गया। अब अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, नेहरू जी ने अपने भाषण में जो है जिक्र किया अमेरिकी क्रांति, जिन्होंने जो अमेरिकी लोग थे उन्होंने किस तरह से जो है ब्रिटेन से वो आज़ाद हुए, फ्रांसीसी जो है वहाँ पर किस तरह से क्रांति हुई, राजतंत्र का जो है खात्मा किया गया और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने देखी हैं इतिहास की और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जो स्वतंत्रता के लिए भारत ने जो संघर्ष किया वो बहुत लंबे समय तक चला एक संघर्ष था। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत की क्रांतियों के समक्ष बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भी जिस तरह से अमेरिका फ्रांस में क्रांतियाँ हुई, वहाँ के लोगों ने अपने जो है राजतंत्र से जो है छुटकारा पाया, इसी तरह भारत के लोगों ने भी बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है और जो ब्रिटिशर्स हैं अब उनसे जो है उनको पीछा अपना छुड़ाना है, अपने देश को आज़ाद करवाना है। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं था कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए, कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। लेकिन नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि भाई ये भी नहीं है कि उस देश में जो भी हुआ, चाहे अमेरिका की बात कर रहे हो चाहे हम फ्रांस के, अब हम एक ब्लूप्रिंट मान ले कि भाई जो हम वहाँ पर हुआ ऐसा ही हम यहाँ पर अपने करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक खाका तैयार कर लेना किसी भी चीज़ के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो देश के हालात हैं वो अलग हो सकते हैं, उन देशों के हालात अलग थे, तो वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक खास किस्म, मतलब भाई हमने किसी की कॉपी कर ली, किसी का संविधान, कि भाई अमेरिका में ऐसा ऐसा हुआ, उन लोगों ने अपना संविधान तैयार किया तो हम लोग भी अपना संविधान में वो सारी बातें डाल देते हैं। तो इसका उन्होंने विरोध किया और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। नेहरू जी कहते हैं कि भाई देखो, जो भी हमारा जो देश है, एक लोकतंत्र सरकार जो बनने वाली है यहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो हमारे देश के हालातों के अनुसार ही बनाए जाएंगे। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते, कि भाई जो हमने संविधान बनाना है हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी और देश संविधान की जो है हम कॉपी कर लें कि वहाँ ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं और हम भी ऐसे ही बना ले, नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पर जो कानून बनेंगे वो हमारे देश के जो भी हालात हैं उनके हिसाब से ही बनेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। नेहरू जी ने कहा कि भाई हम किसी और देश की नकल नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करेंगे। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। नेहरू जी कहते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर संविधान बनेगा उसमें जो है संविधान में जो शासन की जो व्यवस्था लागू की जाएगी, जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके अनुसार होने चाहिए, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुसार, और उनको स्वीकार्य, लोगों को वे बातें स्वीकार होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने कुछ भी बना दिया और लोग जो है कल को उसके खिलाफ उसके विरोध में आ गए, नहीं, बल्कि हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार हम संविधान का निर्माण करेंगे। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिम समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अवधारणा बदलनी पड़ी थी। देखिए, पश्चिम की बात कर रहे हैं, पश्चिम का मतलब क्या है, यूरोप के देश, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, तो वहाँ पर जिस तरह से क्रांतियाँ हुई, राजतंत्र को जो है उन लोगों ने राजतंत्र का खात्मा करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की, उसके बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया। लेकिन ये नहीं था कि उन्होंने एक ही बारी में जो है कुछ भी लिख दिया और वो मान्य हो गया। धीरे धीरे उन्होंने भी जो है अन्य जगहों से सीख ली और जो है अपने जो संविधान में जो नियम बनाए थे उनको उन्होंने बदलना भी पड़ा था धीरे धीरे। अब हम देखते हैं कि लोगों की इच्छा क्या है। अब जब संविधान का हमारा निर्माण हो रहा है तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते थे। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का काला साया दिखाई दे रहा था।
देखिए, कम्युनिस्ट सदस्य क्या होते हैं? कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी, जो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, एक वर्ग विहीन समाज की जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो कल्पना करते हैं कि भाई समाज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो है सबके लिए बराबर अधिकार सबको मिलने चाहिए, कोई भी जो है बड़ा छोटा इस तरह का नहीं होना चाहिए, राज्य में सबको बराबरी का दर्जा मिले, चाहे कोई वो जो है बड़ी संपत्ति वाला व्यक्ति है, चाहे कोई गरीब है। तो एक सोमनाथ लाहिड़ी नाम के एक कम्युनिस्ट थे, वो क्या कह रहे हैं कि भाई जब जो भी ये संविधान सभा की बैठक में जो चर्चाएं चल रही है ना, उस पर ब्रिटिश साम्राज्य का काला साया दिखाई देता है। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो किसकी बातों से प्रभावित हैं? ब्रिटिशर्स की। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। सोमनाथ लाहिड़ी ने जो है आग्रह किया अपनी आम जनता से, और जो संविधान सभा में जो लोग बैठे थे संविधान का निर्माण करने के लिए, उनसे भी, कि भाई अपने आप को साम्राज्यवाद से, मतलब इन ब्रिटिशर्स की जो छवि यहाँ पर है, उनकी बातों का, उनके विचारों का जो असर है, उसको बिल्कुल उससे जो है पूरी तरह अपने आप को आज़ाद करो और फिर अपने संविधान का निर्माण करो। 1946-47 के जाड़ों में, जाड़े मतलब सर्दियों में, जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। देखिए, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद अंग्रेज यहाँ से गए, 1946 में तो वो यहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठे ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। जब तक जो अंग्रेज हैं वो गए नहीं थे, सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन वो उनको किसकी बातें माननी पड़ रही थी? ब्रिटिश वायसराय की। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वो अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। अब जो लाहिड़ी हैं वो विरोध कर रहे हैं इस संविधान सभा का, और वो कहते हैं कि भाई ये जो संविधान सभा बनाई गई है, इसमें जो भी सदस्य चुने गए हैं वो तो अंग्रेजों के जो है नुमाइंदे हैं, उनकी जो बातें हैं वो मान रहे हैं। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। नेहरू जी भी इस बात को मानते हैं कि जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं, जो कट्टर राष्ट्रवादी थे, जिनको किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए था ब्रिटिशर्स का अपने संविधान के निर्माण में, तो नेहरू जी इस बात को मानते हैं कि भाई वो लोग एक अलग संविधान सभा चाहते थे। मतलब वो जो भी सदस्य उस समय संविधान सभा में थे, वो जो कम्युनिस्ट थे, वो इन सदस्यों से खुश नहीं थे। एक लिहाज से यह सही भी था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी। अब वो ये बात सही भी है कि भाई राष्ट्रवादी चाहते हैं कि एक अलग संविधान सभा का जो है गठन किया जाए। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल जो संविधान सभा काम कर रही है उसका गठन किसके जो है उससे हुआ है? ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश सरकार के जो है हाथों उनका गठन हुआ है, और उन्होंने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, कुछ शर्तें लगा दी हैं उनके कामकाज के ऊपर। अब भाई उन्होंने शर्तें पाबंदियां इसलिए लगाई क्योंकि अभी तक वो यहाँ पर जो है शासन कर रहे हैं। परंतु नेहरू ने कहा कि आपको स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहाँ से इस सभा को शक्ति मिल रही है। अब नेहरू जी कहते हैं कि भाई ठीक है, जो है संविधान सभा का जो गठन करने में अंग्रेजी जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी स्रोत है, जहाँ से भी ये संविधान सभा का गठन हुआ है, उससे हमें बहुत शक्ति भी मिल रही है। मतलब लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, और वो चाहते थे कि भाई भारत आज़ाद हो, तो वो कहते हैं कि भाई इनसे हमें जो है बहुत हेल्प भी मिली है। सरकार जो है वो सरकारी कागज़ों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है, और हम इतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे। नेहरू जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो संविधान सभा का गठन है वो ब्रिटिशर्स ने किया, उन्होंने हमारे ऊपर जो है कुछ पाबंदियां लगा दी, लेकिन फिर भी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ कागज़ पत्रों से सरकार नहीं बन जाती। सरकार बनती है जनता की इच्छा से, और हम वही कार्य करेंगे यहाँ पर जो हमारी पब्लिक चाहती है। हम अपने संविधान को, उन कानूनों को, नियमों को वहीं तक लेकर जाएंगे जहाँ तक हमें लगेगा कि भाई ये हमारे लोगों के लिए ठीक है।
फिर चाहे वह किसी भी पार्टी या समूह से संबंधित क्यों न हो। वे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समूह के हों, हम उनकी भलाई के लिए जो है अपना पूरा कार्य करेंगे। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि भाई संविधान सभा में लोग कौन हैं? वे लोग हैं जिन्होंने जो है राष्ट्र जो भारत है उसको स्वतंत्रता दिलाने में इतने सारे जो है आंदोलन किए। उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में रही है। लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी के भारत के सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ गए थे। देखिए 19वीं सदी में जो है लोग पूरे जागरूक हो गए थे। सबको जो है लोकतंत्र चाहिए था, मतलब लोगों की सरकार, समानता भी चाहिए, न्याय भी चाहिए सबको। ये नहीं कि वे कोई भी सरकार आएगी और उनके साथ अन्याय कर देगी, क्योंकि अन्याय तो अंग्रेज कर रहे थे जिनको भारतीयों ने उखाड़ फेंका। तो अब लोग जो है पूरे जागरूक थे, वो समझ चुके थे कि भाई उनके अधिकार क्या हैं। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत छोटी उम्र में जो है लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। विधवा विवाह मतलब अगर किसी स्त्री का कोई अगर किसी स्त्री है, उसका जो है कोई जब जो है उसका पति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भाई उसको ये परमिशन नहीं होती थी कि वो दोबारा शादी कर ले। तो लेकिन जो समाज सुधारक थे उन्होंने इस पर कार्य किया। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है। अगर कोई ऐसी हैपनिंग हो भी जाती है तो उस स्त्री को अधिकार है कि वो दोबारा शादी कर सकती है। तो ये सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे ये जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मजदूरों और किसानों को एकजुट किया। तो वह भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जूझ रहे थे। देखिए समाज में बहुत सारे लोग हमें देखने को मिले, चाहे वो विवेकानंद हो जिन्होंने हिंदू धर्म का जो है खूब प्रचार किया था। उन्होंने वे चाहते थे कि भाई हिंदू धर्म को जो है एक लोगों के बीच में एक इज्जत मिले। और जो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे वो दलित और पिछड़ी जातियां जो थी जिनके साथ जो है शुरू से ही बहुत अत्याचार होता आया है। दलित जो हैं उनको हमेशा नीचे दृष्टि से देखा जाता है। छोटे छोटे काम करने के लिए उनको दिए जाते हैं। मंदिरों में प्रवेश की उनको अनुमति नहीं होती। ना ही वो जो अमीर लोग हैं वो उनके साथ जो है बैठ सकते हैं, उनके जो है उनके आसपास आ सकते हैं। तो बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर किए गए बहुत पुराने साल जो है पिछले सालों में। तो इस तरह से अब जो है लोग जागरूक हो गए थे, वो न्याय चाहते थे इन लोगों के लिए कि भाई समाज में इस तरह का जो है भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए। अब हम देखते हैं अधिकारों का निर्धारण। नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूह को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़े, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। देखिए संविधान का जब निर्माण हो रहा है, संविधान सभा के लोग बैठे हैं तो उनके सामने बहुत सारे सवाल हैं कि भाई एक तो उत्पीड़ित समूह जिन्हें ये माना जा रहा है कि जो दलित हैं, जिन्हें दबे कुचले लोग कहा जा रहा है, कि भाई सदियों से जिनके साथ हम जो है इतना भेदभाव करते आ रहे हैं, कि भाई क्या उनको कोई स्पेशल ऐसे विशेष अधिकार देने चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में उनके साथ इस तरह का भेदभाव ना हो। अब अल्पसंख्यक वो क्या उनके लिए क्या अधिकार डिसाइड किए जाएं, लेकिन ये अल्पसंख्यक हम माने किसे। और दूसरा ये था कि भाई जैसे जैसे अब संविधान का निर्माण आगे बढ़ रहा है तो उनके बीच जो भी चर्चाएं हो रही हैं, वहाँ पर जो भी वार्ता हो रही है, आपस में वो बहस कर रहे हैं, तो सभी लोग किसी भी एक बात पर जो है एक मत नहीं होते थे, जो है एक साथ किसी भी बात के लिए वो सहमत नहीं हो पाते थे कि भाई ठीक है इस कैटेगरी को आप अल्पसंख्यक में डाल दो, इनके लिए ये अधिकार दे दो। आपस में जो है वार्ताएं चलती रहती थी, बहस चलती रहती थी। और ये था कि भाई ठीक है हमें फिर भी जो है आगे बढ़ना है, अपना काम करना है।
इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ से ही पैदा होने थे। अब इनके सवाल हमें कहाँ से मिलने थे कि भाई आपस में हम बहस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे एक दूसरे के साथ, और तभी जो है किसी न किसी जो है कंक्लूज़न पे, किसी निष्कर्ष पे हम पहुँचेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाये आकांक्षा और भावनाओं को पूरा करना है। लेकिन नेहरू जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा कि जो भी इस संविधान का निर्माण हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है कि लोग क्या चाहते हैं, उनके जो है दिल में क्या भावनाएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान जो है रखना है और अपने संविधान का निर्माण करना है। अब एक बात आती थी कि पृथक निर्वाचिका की समस्या, वो क्या थी कि जो मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि भाई हमें जो है अलग से अपना एक राज्य बनाना है, अपना एक देश बनाना है, हम जो है हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, हम उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। देखिए, बहादुर पोकर जो हैं उन्होंने भी भाषण देते हुए कहा कि भाई अल्पसंख्यक हर समुदाय में मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। हम उनको चाह कर भी ये नहीं अलग कर सकते कि भाई ये किसी भी समाज में ना हो कि भाई उठा के उनको बिल्कुल ही अलग पटक दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ भी जाओगे आपको कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई जाति ऐसी मिल ही जाएगी जिनकी संख्या कम है। तो हमें इस तरह से काम करना है कि हम उन अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लेके चलें और जो किसी भी तरह का भेदभाव है वो उनके साथ ना हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो और उनकी आवाज़ सुने जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। अब उन अल्पसंख्यकों को अधिकार कैसे मिलेगा? उनके लिए ये उनको अधिकार ऐसे मिलेगा कि उनको जो भी हमारी जो विधानसभाएं हैं उनमें जो है कुछ सीटें आरक्षित किए जाएं, उनके लिए उनका प्रतिनिधित्व हो ताकि वो अपने अधिकारों की वहाँ रक्षा कर सकें। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। देखिए, जो मुसलमानों की बात आई थी, मुस्लिम लीग ने कहा कि जो हिंदू हैं, जो कांग्रेसी हैं, वो हमारे अधिकारों की बात नहीं करते, तो हमें अपने लिए एक अलग राज्य की उन्होंने मांग की थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यही रास्ता सही है, ऐसे ही हम जो है अलग से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते। अब जो पोकर बहादुर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई जो मुसलमान समुदाय है उनके अधिकार क्या होने चाहिए, वो क्या चाहते हैं, ये बात सिर्फ मुस्लिम ही समझ सकते हैं। जो गैर मुस्लिम समुदाय है वो जो है इन बातों को नहीं समझ सकता। न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो भी इस तरह की जो है नहीं चुन सकते भाई कि जो समुदाय है उसमें मुसलमान ही होगा, वो ही उनके अधिकारों की जो है बात को आगे लाएगा, वही उनका सही प्रतिनिधित्व करेगा। पृथक निर्वाचन की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए और इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें एक मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। लेकिन जो राष्ट्रवादी थे, जो नहीं चाहते थे कि भाई देश के टुकड़े हों, हमारा जो देश है वो दो भागों में बटे, जो हिंदू और मुसलमान है, वो उनको जो है इस बात पर गुस्सा भी आया और इस बात पर बहस भी चली। वो चाहते थे कि भाई ये आपकी जो मांग है वो सही नहीं है। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। जो राष्ट्रवादी हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो आप ये जो मांग कर रहे हो ये सही नहीं है, ये आप समझने की कोशिश करो, ये अंग्रेजों की एक चाल है जो हमारे जो है देश के टुकड़े करने चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं। आरवी धुलेकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला और इसके आड़ में तुम्हें यानी अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। जो धुलेकर है वो बहादुर को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपकी जो मांग है
जिसको जो पीछे से जो भी शक्ति मिल रही है वो क्या है, वो अंग्रेज़ों की चाल है। उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यक कहकर जो है बेवकूफ़ बना लिया है। तुम इस आदत को छोड़ दो कि भाई तुम अल्पसंख्यक हो। वो कहते हैं कि यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि सब लोग समान हैं। अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ तो अब जाने वाले हैं, अब तुम्हें बहकाने वाला कोई नहीं है, वो जा चुके हैं यहाँ से, तो तुम लोग जो है अब इस मांग को छोड़ दो। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे। उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई दे रही थी। अब बात आई जब अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, अलग देश की, जब पाकिस्तान की मांग की गई, तो जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको और गुस्सा आया, वो और भड़के, और वो कहते हैं कि भाई हमें साफ नज़र आ रहा है, अगर आप इस तरह की मांग रखते हो तो क्या होगा, दंगे होंगे और हिंसा होगी पूरे देश में। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचन एक ऐसा विष है जो हमारे देश की राजनीति में पूरी तरह समा चुका है। अब जो सरदार पटेल हैं उनको भी लग रहा था कि भाई ये जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो ये मांग कर रहे हैं, ये एक ऐसा जहर है जो हमारी राजनीति में फैल चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में टकराव की स्थिति में आ गए, एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे की गर्दन पर सवार होने लगे। राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। देखिए, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग थी वही जो है उसके कारण ही क्या हुआ कि भाई राष्ट्र जो था वो दो भागों में बट गया, खूब रक्तपात हुआ, खूब हिंसा हुई, बहुत सारे लोग मारे गए और देश का विभाजन हो गया। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचिका की मांग को फौरन छोड़ दो। अब पटेल कहते हैं कि भाई अगर चाहते हो कि देश में शांति बनी रहे तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी अपनी पृथक निर्वाचिका की जो मांग है उसको छोड़ना पड़ेगा। पृथक निर्वाचन की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरा है। देखिए, अब जो है देश विभाजित हो चुका है, हिंदू मुस्लिम हम लोग दंगे हम लोग देख चुके हैं, तो अब जो अल्पसंख्यक है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं तो वल्लभ पंत कहते हैं कि भाई ये सिर्फ न राष्ट्र के लिए बल्कि ये मांग तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाते हैं। वो कहते हैं कि बहादुर जो कह रहे हैं वो सही है कि भाई जो अल्पसंख्यक है उनको उनके अधिकार जो हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए। लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा देश है, जो हमारा संविधान है, वो हमारे हक के लिए खड़ा है और हमारी रक्षा कर सकता है। उन्होंने इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो। और बहुल समुदाय का दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे। अब जो पंथ है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, एक नागरिक को जो है ये संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई उसका राष्ट्र जो है वो उसके हक के लिए खड़ा है, उसके अंदर जो है संतुष्टि हो, एक आध्यात्मिक भाव हो कि भाई मेरे साथ किसी भी तरह का कुछ भी गलत नहीं होने वाला समाज में। और जो बहुल समुदाय है, मतलब जो लोग संख्या में ज़्यादा है, वो हम अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझेंगे, हमारे साथ जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करें कि भाई जो बहुल समुदाय है वो हमारी इच्छाएं क्या है, उन चीज़ों को भी वो महसूस करें। इसके बावजूद पंथ पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी सारी बातें सही हैं, आपको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो ये तरीका जो आप बोल रहे हो कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है उनमें प्रतिनिधित्व मिले, वो मांग गलत है। उनका कहना था कि ये एक आत्मघाती मांग है। आत्मघाती मतलब जो स्वयं के लिए जो है खतरा पैदा करेगी, जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। वो कहते हैं कि भाई अगर आप इस तरह से अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करोगे अल्पसंख्यकों के लिए तो वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी, तुम्हें जो है समाज से बिल्कुल अलग कर देगी और तुम लोगों को कमज़ोर भी बना देगी। इससे क्या होगा कि जो एक राष्ट्र, एक समाज है, उसमें तुम्हें जो है सही हिस्सेदारी कभी भी नहीं मिलने वाली। इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी।
अब जो भी ये बातें हो रही है, इनके पीछे क्या है, मकसद क्या है कि भाई राज्य जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो एक रहे, किसी भी तरह से उसका बंटवारा ना हो। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढलना था। हर समूह के राष्ट्र के भीतर समाहित किया हर एक समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। मतलब क्या था कि भाई राष्ट्र की जब स्थापना हो रही है तो हर व्यक्ति को, यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसको राज्य के एक नागरिक का जो है सम्मान देना था, नागरिक के सांचे में ढालना था। और हर समूह को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुल समुदाय हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको राष्ट्र के भीतर समाहित करना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। देखिए, जो संविधान तैयार किया जा रहा है उसमें नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो भी राज्य के लिए अपनी निष्ठा बनाए रखे। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता है। अब क्या है कि भाई देखिए, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के हमारे देश में बहुत लोग हैं कि कोई जो है भाषाई क्षेत्र से अलग है, किसी की भाषा अलग है, कोई किसी धर्म से संबंधित है। तो जो भी सांस्कृतिक विभिन्नता उनमें है, तो ये आश्वासन दिया जाएगा कि भाई आपका जो भी धर्म है, आपकी जो भी जाति है, जो भी भाषा है, उन सारी चीज़ों का जो है संविधान में जो है सम्मान किया जाएगा। मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदाय के सदस्यों को राज्य के सम्मानित सदस्यों के रूप में काम करना था, लेकिन राजनीतिक रूप से आपको जो है एक रहना है, अलग पृथक निर्वाचन की मांग आपको नहीं करनी, अन्यथा उनकी निष्ठा विभाजित होती। नहीं तो क्या होगा कि भाई संविधान के प्रति जो निष्ठा है वो बट जाएगी। पंत ने कहा कि हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी भी नागरिक के रूप में नहीं बल्कि समुदाय के बारे में सोच पाते हैं। देखिए, पंत कहते हैं कि हमारे अंदर एक आदत बन चुकी है, हम कभी भी अपने आप को एक देश के नागरिक के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक समुदाय के रूप में सोचते हैं कि भाई मैं जो है हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं इस जाति से संबंधित हूँ, मैं दलित हूँ। कभी भी हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि भाई हम जो है देश के नागरिक हैं। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन में नहीं थे, लेकिन जो जैसे हमारे देश का बंटवारा हो रहा है, जो मुस्लिम है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, तो उसमें सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं जो ये चाहते हों कि भाई अलग से हमें निर्वाचन क्षेत्र मिले। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचित आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। अब जो एक मुस्लिम जो महिला है बेगम एजाज रसूल, वो कहती हैं कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग है वो गलत है, इससे हम लोग जो है जो समुदाय की एक धारा है, समाज का जो एक राष्ट्रीयकरण का जो एक तरीका है जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, उससे हम लोग अलग हो जाएंगे, हम लोग कट जाएंगे समाज से। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ है। अब जो है 49 तक बहुत सारे जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको समझ में आ गया था कि भाई जिस तरह से हम ये मांग कर रहे हैं ये सही नहीं है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। देखिए, लोग मान तो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि उनको राजनीति में सक्रिय रूप से इस बात का जो है विरोध करना चाहिए। पृथक निर्वाचिका का केवल प्रस्ताव रखने से कुछ नहीं होने वाला। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले NG रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब व दबे कुचले लोग हैं। अब जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसमें एक व्यक्ति हैं NG रंगा, वो समाजवादी हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय आपको मानना है तो वो किसको मानोगे आप? ये नहीं कि जो संख्या में कम है, बल्कि वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया कि भाई ठीक है, अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए
ताकि कोई भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने अधिकारों का जो है कोई फ़ायदा ना उठा सके। और वो किससे होने वाला था? वो कानूनों से ही। भाई कुछ कानूनी जो प्रतिबंध जो है वो लगाए जाने थे। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है। अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रता है। वो कहते हैं कि जब तक संविधान में अधिकारों को लागू करने का एक प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, मतलब कि भाई ठीक है आपने कानून बना दिए, लेकिन उन कानूनों का जो है पालन भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि भाई सिर्फ किताबों में जो है लिख दिए कि भाई ये आप लोगों के अधिकार हैं, बल्कि उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। तभी जो है जो लोग हैं उनको ये एहसास होगा भाई ठीक है कि उनके पास बेशक से रोज़गार का जो है अधिकार आ गया है, वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। उनके पास नागरिक स्वतंत्रता जो है वो तभी मानी जाएगी जब उन कानूनों का जो है सख्ती से पालन होगा। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें जो है सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे समूह में ही गिनाया। देखिए जो रंगा है वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है ऐसे कानून बनने चाहिए, लेकिन उनका सख्ती से पालन तभी होगा जब उनके लिए जो है सीमाएं निर्धारित की जाएगी कि भाई आपको अपने हक के अपने दायरे में रहकर काम करना है। जो अल्पसंख्यक जो माना रंगा ने, उनमें जो है आदिवासियों को भी गिना। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। अब जो आदिवासी थे उनके हक की बात करने वाले जो रंगा हैं, उनके साथ जो है जयपाल सिंह है, उन्होंने भी इस हक में बात की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आदमी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। देखिए उन्होंने जो आदिवासी थे उनके अधिकारों की बात की कि भाई उन्हें जो आम आदमियों के स्तर पर लाना है, सबके समान लाना है, तो उन्हें कुछ अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रख सकते हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो आदिवासी हैं वो ज़्यादातर कबीलों में, समाज से बाहर, जंगलों में इस तरह से रहते हैं। समाज के जो है आम लोग हैं उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना उनका नहीं होता। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया जहाँ वे रहते थे और उनके जंगल और गांव से उन्हें वंचित कर दिया गया। देखिए वो जयपाल सिंह कह रहे हैं कि भाई जो आदिवासी हैं आप उनको ये मत मान के चलिए कि भाई उनकी संख्या कम है इसलिए हम चाहते हैं कि उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, बल्कि उनको जो है उनके जो अधिकार हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं। जंगलों में जहाँ पर वो रहते थे, अपने पशुओं को चराते थे, आज़ादी से वो घूमते थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया, वन्य कानून लगा दिए, उनका वहाँ जाना बंद कर दिया, उनके अधिकारों का हनन किया, उनको जो है अपने जंगलों से, गांव से बाहर निकाल दिया। तो वो कहते हैं कि भाई उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है कि भाई अब उनकी रक्षा हो, ताकि कोई उनको जो है अपने गांव से, अपने जंगलों से बाहर ना निकाल सके। अब उन्हें नए घर की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, लेकिन हमें जो है साथ लेके चलिए और सारा समाज जो है उसको जो है ये मान के चलिए कि जो आदिवासी हैं वो समाज का हिस्सा है। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचन के हक में नहीं थे वो, लेकिन उनको यह भी लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। देखिए वो कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई हमें लेकिन कुछ आरक्षण दिया जाए, कुछ विधानसभा में कुछ जो है हमें सीटें दी जाए, ताकि हम अपने अधिकारों की जो है रक्षा कर सकें, क्योंकि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। अब हम चाहते हैं कि हम भी जो है सामने आए, अपने हक के लिए लड़ें। संविधान में दलित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक दलित जाति के वकील थे, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई जो दलित जातियां हैं ना
उनके साथ भी बहुत लंबे समय से जो है शोषण होता आ रहा है। तो हमें भी जो एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र है वो दलितों के लिए चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने जब उसका विरोध किया था तो वो मान भी गए थे, उन्होंने अपनी जो मांग है वो छोड़ दी थी। महात्मा गांधी ने ये कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएगा, कि भाई आप इनको बिल्कुल अलग कर दोगे तो अलग थलग ये हो जाएगा, समाज की एक धारा प्रवाह जो है वो उसमें जो है रुकावट आ जाएगी, सभी समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर ये कभी भी नहीं रह पाएंगे जो दलित हैं। अब संविधान सभा जो है वो इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, दलित जातियों को किस तरह सुरक्षा दी जाए। दलित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों की समस्याओं को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। देखिए जो दलित हैं वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम हमें जो है कुछ आरक्षण जो है हमारे लिए लाओगे, कुछ सीटें हमें दे दोगे, फिर भी क्या होने वाला है कि हमारे साथ जो भी भेदभाव आता है आज तक होता आया है, हमें अस्पृश्य माना गया है। अस्पृश्य मतलब कि भाई जिसको कोई छूना भी नहीं चाहता, लोग उनसे दूर भागते हैं। तो ऐसी जो सोच है लोगों की उसको बदलना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ ये कि भाई हमें कुछ अधिकार दे दिए। उससे क्या होगा कि हम समाज के साथ कभी भी मिलजुल नहीं पाएंगे। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज में उनकी सेवा श्रम का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून बनाने से, कुछ नियम बनाने से ही जो लोग हैं उनको हक मिल जाएगा, नहीं, बल्कि इनके पीछे तो क्या है कि भाई समाज के मूल्य हैं। लोगों ने ऐसी धारणाएं बना रखी हैं अपने मन में कि भाई ये दलित जाति का है, इसको अपने घर में एंट्री नहीं करने देनी, इसको मंदिर में एंट्री नहीं करने देनी, इससे दूर रहना है, इसके हाथ से कुछ खाना नहीं है। ये तो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, जिनको जो है छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सालों से क्या करते आए हैं, ये लोगों की सेवा करते आए हैं। इनकी सेवा का जो है श्रम का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन उनको क्या रखा है, सामाजिक तौर पर वो अपने आप से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मद्रास के सदस्य नागप्पा ने कहा था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का हमें एहसास हो गया है और हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवाएं। देखिए जो नागप्पा है वो भी एक दलित जाति से संबंधित है। वो ये कहते हैं कि ठीक है, इतने सालों से हमारे साथ जो भी अत्याचार होता आया है हम सहन करते आए हैं, लेकिन अब हमें पता लग गया है कि हम अपने राइट्स को किस तरह ले सकते हैं, अपने अधिकारों को किस तरह से समाज से छीन सकते हैं, और अब हम उनको लेंगे। बंटवारे के बाद अंबेडकर तक ने अलग जो निर्वाचिका की मांग थी उसको छोड़ दिया था। संविधान सभा ने सुझाव दिया कि ऐसा उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। अब फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि भाई जो दलित जिन्हें हम मानते हैं मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ऐसा आज के बाद नहीं होगा कि भाई किसी भी जो नीची जाति का व्यक्ति है उसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाए, बल्कि सबको जो है समान माना जाएगा। वो कहीं भी आ जा सकते हैं जहां अन्य लोग जाते हैं, अन्य जातियां जाती हैं, और विधायिका और सरकारी नौकरियों में उनको जो है क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कुछ सीटें जो हैं वो उनके लिए फिक्स कर दी जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो आगे का पार्ट है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।